नमस्कार। आपकी कक्षाएं 2 हो चुकी हैं और शायद मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोरोना टाइम ऑफ पीरियड मेंटली आपको और फिजिकली भी आपको परेशान कर दिया, कैद रहे तो दिमाग भी बंद हो गया होगा। टेंशन मत लीजिए, बस लगे रहिए, शुरुआत कर दीजिए और बिल्कुल सजग रूप से आप भी और आपके दोस्तों के साथ कंसल्ट करिए, बातचीत करिए, चीज़ें आएंगी। और जो चीज़ बंद है काफ़ी समय से और शुरू करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, ठीक है। इन परिंदों को उड़ने में कुछ वक्त तो लगता है, मंजिल तक पहुंचना है, वहां तक जाने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन हम वक्त नहीं बर्बाद करेंगे आपका और आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षिप्त चर्चा हुई अपनी, अब इस पर विशेष रूप से ध्यान दे देते हैं। टॉपिक ही है विकास और विकास से प्रभावित करने वाले कारक। विकास मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा, ठीक। और अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो आगे आप कक्षाओं में रहिए, नियमित रूप से लगे रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलते हैं विकास पर। वैसे विकास पर बहुत सारी बात हो गई, अब कुछ विशेषीकरण कर देते हैं इस विकास का, ताकि चीजें आपको और भी, मैंने ऑलरेडी बताया कि विकास क्या, तो आपने विकास में कुछ चीजें जान ली, विकास का अर्थ समझ लिया आपने कि विकास परिवर्तन है। परिवर्तन किस रूप में? एक प्रक्रिया के रूप में, समझना। तो विकास परिवर्तन एक प्रक्रिया, और कैसी प्रक्रिया वो भी आपने जान लिया, निरंतर चलने वाली। दैट मीन्स हर पल कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा। और यह परिवर्तन किस रूप में? अगर शारीरिक हो रहा है तो ठीक, और नहीं हो रहा तो गुणात्मक या मानसिक संदर्भ में जो परिवर्तन हो रहा है, अर्थात हर क्षण 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 विकास आपका होता जा रहा है। और यह विकास इस कक्षा के साथ और भी तीव्रगामी रूप से होगा आपका, इसका विश्वास रखिए। तो एक महोदय हुए हर्लॉक, नाम सुना होगा आपने, किसका? हर्लॉक। और इन्होंने डिफाइन किया कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं। लोग मानते हैं कि व्यक्ति बड़ा हो गया या लंबाई एक निश्चित ले ली, वहां तक विकास है, ऐसा नहीं। उस आयु उम्र तक या 21-22 साल तक हो गए तो ऐसा नहीं कि आपका विकास हो गया। हां, उस समय तक आपने अपना जो परिवर्तन परिमाणात्मक लिया, उसके आगे भी आप देखोगे जैसे जैसे समय और अनुभव आता जाएगा, व्यवस्थित समानुपात में, अर्थात व्यवस्था के साथ जो अनुपात है आपका, उस अनुपात में बहुमुखी, अर्थात हर एक क्षेत्र में, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, सोशल भी, कैरेक्टर भी, मोरल भी, इन सारे स्वरूपों में अर्थात विकास कैसा है? चहुमुखी है, बहुमुखी है, बहुमुखी रूप से व्यापक, अर्थात हर एक क्षेत्र में प्रगतिशील क्रम के रूप में परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होगा। हर्लॉक ने वही कहा। किसने? हर्लॉक महोदय जी ने कहा कि परिपक्वता की सहायता के लिए एक निश्चित समय में नहीं, बल्कि एक समानुपात बहुमुखी प्रतिभा के रूप में व्यवस्था के साथ प्रारंभिक प्रगतिशील क्रम से आप परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं, और यह ही विकास है। अर्थात प्रगतिशील रूप में, समानुपात में, बहुमुखी रूप में आप में जो प्रगति होती है वही विकास है। यानी समानुपात बहुमुखी व्यापक प्रक्रिया ही क्या है? विकास का मीन्स है। इस चीज को बताया भी गया। अर्थात अगर हम देखें तो किसने? हर्लॉक। यहां डिफाइन भी है कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही चीज डिफाइन की, परिपक्वता प्राप्ति। कौन सी? परिपक्वता की प्राप्ति। क्या कर लिया आपने? परिपक्वता की प्राप्ति कर ली। प्राप्ति करना ही विकास है। तो विकास क्या हुआ? परिपक्वता की प्राप्ति कर लेना। जो किसने डिफाइन किया? हर्लॉक ने। जो कैसा है? समानुगत है। जो कैसा है? बहुमुखी है। ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई। दैट मीन्स अगर हम देखें तो विकास चिंतन का मूल है, यह बहुमुखी क्रिया है। शारीरिक अंगों के विकास का ही प्रत्युत्तर सामाजिक सांवेगिक अवस्थागत परिवर्तन ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि क्षमताओं का भी परिवर्तन विकास है। इसी चीज को हेनरी सीसल विल्डमैन ने भी बताया। किसने बताया? हेनरी सीसल विल्ड ने। ध्यान देना, इस चीज को कौन बता रहा है? हेनरी सीसल विल्ड भी बताते हैं। उन्होंने डिफाइन क्या किया? उन्होंने परिभाषित किया कि विकास प्रक्रिया निहित है। क्या है?
प्रक्रिया निहित है जो मस्तिष्क में सभ्यता के साथ साथ जीवन के विकास को लेकर चलता है, अर्थात सभ्यता विकास भी इन्होंने शामिल कर दिया। साथ ही यह भी बताया इन्होंने कि वर्ग दशा, वर्ग भेद, लिंग भेद के स्वरूप में होता है। तो सीसल वील्ड बताते हैं कि सभ्यता का विकास, मस्तिष्क का विकास, यह प्रक्रियागत विकास, साथ ही दशा, वर्ग भेद, सामाजिक भिन्नता या यौन भिन्नता का विकास भी क्या है? विकास ही है। अब इससे के साथ साथ, इस विकास के साथ साथ एक वर्ड आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले ही, अभिवृद्धि। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि विकास परिपक्वता से संबंधित है, समान प्रतिमान के साथ चलता है, व्यवस्थित पद में चलता है। दैट मीन्स अगर हम विकास को अध्ययन करें तो विकास विभिन्न स्वरूपों में है, विभिन्न इसकी अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं का जिक्र कर लेते हैं। तो एक विचारक हुए हैं सैखे जी, सैखे विद्वान। सैखे जी ने डिफाइन किया कि उन्होंने अवस्थाओं का दृष्टि, आप अक्सर अवस्थाएं पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू राइटर्स आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब कंडक्ट करेगा तो, और राइटर्स में आप दुविधा में आ जाते हैं, और दुविधा में आना स्वाभाविक भी। कहते नहीं हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितने विचारक हैं उनकी अपनी अपनी शोध है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी रिसर्च है, और उस रिसर्च के अनुसार उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहां थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, आपको फोकस करिएगा। विचारक है सैखे। सैखे महोदय ने डिफाइन किया, इन्होंने बताया कि सैशो टाइम ऑफ पीरियड, पहली अवस्था नाम दी इन्होंने सैशो। किसने? सैखे ने। और टाइम जो बताया 1 से 5 वर्ष डिफाइन किया। सैशो को बताया, सैखे महोदय कहते हैं कि 1 से 5 वर्ष का समय इनके नामकरण के रूप में क्या है? सैशो है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई बाल्यावस्था, जिसे इन्होंने डिफाइन किया 5 से 12 वर्ष। तीसरी अवस्था डिफाइन की इन्होंने किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष। अर्थात प्रमुखता से सैखे जी ने 3 अवस्थाएं बताई, सैशो 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। ऐसे ही नाम आता है रॉस महोदय का। रॉस महोदय ने भी वर्गीकरण दिया अपनी अवस्थाओं का। यह भी विचार इनसे भिन्न है, क्योंकि रॉस की जो सोच है, उन्होंने इन अवस्थाओं का जो वर्गीकरण दिया, तो उन्होंने 4 प्रकार से अवस्थाएं। देखिए सैखे जहां 3 अवस्थाओं को प्रमुखता से डिफाइन करते हैं, वहीं रॉस महोदय 4 बताते हैं। पहली अवस्था इन्होंने बताई सैशो अवस्था, जिसका टाइम ऑफ पीरियड बताया 1 से 3 वर्ष डिफाइन कर दी इन्होंने, क्या? सैशो अवस्था। दूसरी अवस्था आरंभिक बाल्यावस्था, जिसका टाइम ऑफ पीरियड इन्होंने डिफाइन किया 3 से 6 वर्ष। तीसरी अवस्था जो डिफाइन की इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था, ध्यान देना, आरंभिक बाल्यावस्था और इसके बाद तीसरी अवस्था डिफाइन कर रहे हैं, जिसको नाम दिया इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था, अर्थात 6 से 12 वर्ष। चौथी अवस्था जहां सैखे ने 3 किया था, इन्होंने बाल्यावस्था के 2 हिस्से बांटे, आरंभिक और उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद किशोरावस्था, तो किशोरावस्था को जहां डिफाइन रॉस ने किया 12 से 18 वर्ष टाइम ऑफ पीरियड। यह डिस्ट्रीब्यूशन किसका था? रॉस महोदय का था। रॉस महोदय के साथ साथ एक विशेष जिक्र आता है कॉलसनिक महोदय का। इन्होंने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और दुविधा आपको यही होती है, तो यहां पर विशेष ध्यान दे लेना। अकॉर्डिंग टू राइटर्स आएगा, और अकॉर्डिंग टू राइटर्स पहला डिस्ट्रीब्यूशन सैखे का, जिन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, रॉस ने 4 अवस्थाएं बताई। रॉस का याद करने में कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं, उन्होंने मात्र क्या किया, सैशोवस्था के बाद आरंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को 2 हिस्सों में बांट दिया। 3 से 6 आरंभिक को कह दिया, उत्तर को 6 से 12 कह दिया। वहीं किशोरावस्था को डिफाइन करते हुए इन्होंने 12 से 18 वर्ष बता दिया। अब उसी के बाद एक वर्गीकरण आता है किसका? कॉलसनिक महोदय का। किसका? कॉलसनिक महोदय का। कॉलसनिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना विचार देते हैं। तो कॉलसनिक ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया, नाम दिया उन्होंने पूर्व जन्म काल। ध्यान देना, गर्भधान से जन्म समय तक। गर्भधान आपका पता ही है, प्रीनेटल टाइम। कौन सा? प्रीनेटल टाइम, यह अवस्था। इसे बार बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि नाम ना भूले, आजकल एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं। इस गर्भधान से जन्म समय को नाम दिया पूर्व जन्म काल। कई बार आ जाता है गर्भधान से जन्म समय को कौन बताता है? कॉलसनिक बताते हैं। पूर्व जन्म काल किसका नामकरण है? कॉलसनिक महोदय का है। नव सैशो काल, ये दूसरी अवस्था बताई, नाम दिया, एक नया नाम आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नव सैशो, नव का मतलब नया, सैशो अर्थात जो सैशो शुरुआती
शैशव का मतलब सहसा अचानक परिवर्तनों की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। आता ना शैशवावस्था, तो नवांतुक नए नए परिवर्तन जहां व्यक्त होते हैं वो शैशवावस्था है। इन्होंने इसे नाम दिया शुरुआत में ही क्या, नव शैशवावस्था। पहली अवस्था को पूर्व जन्म काल नाम दिया, दूसरी को नव शैशव काल। जन्म से 3 से 4 सप्ताह था, अर्थात आप मानिए कि 3 से 4 सप्ताह, आप ऑलरेडी जानते हैं 4 सप्ताह अर्थात 1 माह समथिंग की अवधि हो जाती है उस टाइम ऑफ पीरियड को। तो कई बार 1 माह भी आपको यहां मिल जाएगा, लेकिन दिमाग में रखना 3 से 4 सप्ताह, 4 सप्ताह में ही माह होता है। नव शैशव काल डिफाइन किया। आरंभिक शैशवावस्था अर्थात 1 माह हो ही गया था, तो 1 से 2 माह से 15 माह तक का टाइम ऑफ पीरियड इन्होंने आरंभिक, अर्थात जहां पर ये चीजें क्या हो रही, पुष्पटन हो रहा है, प्रारंभिक परिवर्तन हो रहे हैं, द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे हैं, इन सारी चीजों को डिफाइन किया। उत्तर शैशवावस्था अर्थात 15 माह, ऑलरेडी आप जानते हैं 12 3 15, 1 साल आपका हो गया, 3 महीने हो गए, वहां से लेकर 30 माह तक ऑलरेडी आप जानते हैं 12 दूनी 24, 12 माह का 1 साल होता है, ठीक है, और 6 वो आप लगा लें, देन मीन्स तो वो 30 माह तक। यहां पर पूर्व बाल्यावस्था, इसके बाद डिफाइन कर दी इन्होंने प्रारंभिक रूप से अवस्था को जल्दी, क्योंकि टाइप्स ज्यादा दिए तो पहले विभाजित कर दिए, तो पूर्व बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था से पहले की समय अवधि को इन्होंने डिफाइन किया, इसलिए नाम भी दिया पूर्व बाल्यकाल, अर्थात बाल्यकाल से पहले का समय, 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। कहां से देखना 2.5 वर्ष, क्योंकि यहां हो गया था ऑलरेडी मैंने बताया था 2 साल 6 महीने अर्थात 30 माह, अब वही चीज आ गई यहां पर 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक पूर्व बाल्यकाल बता दिया। अब इसके बाद इन्होंने डिफाइन किया बाल्यकाल को 2 रूप में बांट दिया, एक पूर्व बाल्य और दूसरा मध्य बाल। मध्य बाल्यकाल को डिफाइन किया 9 वर्ष से 12 वर्ष से, और याद रखना 9 वर्ष वो टाइम ऑफ पीरियड है जहां से बालिका सर्वाइव करने लगती, किससे, बालक से आगे निकलती नजर आती है। ये ध्यान देना, कई बार आता है कि कहां से, तो वेट ऑफ कंडीशन, भार की स्थितियों में यहां से आगे निकलती, इस चीज को डिफाइन किया। किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक डिफाइन कर दिया, इसमें बालिका संदर्भ को भी इन्होंने शामिल किया, यहां से द्रुत परिवर्तन के रूप को भी, तूफान के वेग को भी संभाला, और वहां तक डिफाइन किया जहां तक बालक श्रेष्ठ स्तर को प्राप्त करता। इस तरीके से सैखे का, रॉश का और कॉलेज-सनेक का वर्गीकरण आता है किसके अंतर्गत, विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत। अब इन विकास की अवस्थाओं के साथ साथ कई चीजें और भी आती हैं, जैसे विकास में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो विशेषीकरण, क्योंकि ऑलरेडी विकास को प्रभावित करने वाले साधारण कारक आप अध्ययन कर चुके हैं, अब हम विशेषीकरण की ओर ले जाते हैं। विशेषीकरण क्यों, जो आजकल एग्जाम कंडक्ट करता है व्यापक रूप से, और उन चीजों को जानना जरूरी, ये तो आपको बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। राइटिंग इसलिए कर दिया था हमने ताकि इन चीजों को आप लिपिबद्ध भी कर लें, नोट्स भी बना लें, लिख लें, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, क्योंकि टाइम ऑफ पीरियड यहां फैक्ट ही आना है, तो इसलिए आपको सारी चीजें राइटिंग करके। अब मुख्यतः आते हैं कुछ ऐसी चीजों का यहां जिक्र हुआ विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, जिन्हें हम विकास के मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। अभी ये सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा कर ही चुके हैं, तो यहां पर किसकी, विकास के सिद्धांतों की, और कैसे सिद्धांत जो विशेषीकरण रूप में आते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इन्हीं में एक जिक्र आता है और एक सिद्धांत का नाम आता है, आपने नाम सुना भी होगा, और वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑलरेडी इस सिद्धांत के विषय में कुछ चीजें व्यापक रूप से समझना जरूरी है। आपने नाम सुना होगा एरिक का, या आपने एक नाम सुना होगा इरिक्शन का, बहुत नाम आता है इनका, किसका, एरिक, एक शॉर्ट नेम है आपको मिलेगा एरिक, इसी नाम से आता भी है। तो कहा गया ये जो एरिक है, कई बार आ जाता है एरिक है कहां के, कई बार ये भी आपको एक प्रश्न पूछ देता है, एरिक है कहां के, एरिक या इरिक्शन कहते हैं, और कई बार इनका स्थान भी वो पूछ देता है। तो बताया गया जर्मनी में एरिक या इरिक्शन, इनके 1902 का एक जिक्र मिलेगा, डेट मिलेगी आपको, जो इनके माता पिता की, और कहा गया माता पिता के द्वारा इन्हें गोद लिया गया था। और गोद कब लिया गया था, जिक्र आता है किसका, कई बार आ जाता है 1902 में किस मनोवैज्ञानिक को गोद लिया गया था,
एरिक या एरिक्सन को लिया गया था, जिनका किस मनोवैज्ञानिक का संबंध मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, विशेषीकरण, तो नाम आ जाता है किसका, एरिक का। तो इनके बारे में एक कथा आती है, कथा सुन लो, बड़ी अच्छी सी है। कहा गया इनके जो माता पिता थे 1902 में पिता ने इनको गोद लिया था, और कहा गया इनका आरंभ में हामबर्गर, ध्यान देना कौन सा, हामबर्गर एक क्षेत्र है, वहां पर इनके बारे में बताया जाता कि हामबर्गर में इनका नाम बदला गया। अर्थात हामबर्ग वह स्थान है जहां एरिक या एरिक्सन का नाम बदला गया, और इसके नाम बदलकर एरिक्सन का जो नाम बदला, और बदलकर इनके नाम को बौद्धिकता और ईमानदारी जो इनका स्वरूप था, इस चीज को समझते हुए इनके नाम के साथ परिवर्तन किया गया। और यह परिवर्तन जब किया गया तो इन्हें एक नवांतुक नाम दिया गया, और वह नाम था फ्रायड। ध्यान देना, क्या नाम था, फ्रायड। तो कई बार आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ध्यान देना, या तो आपको नाम मिल जाएगा एरिक या एरिक्सन, या नाम मिलेगा फ्रायड। ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को, आप यह नहीं समझ पाते कि हम क्या कहें, एरिक कहें, एरिक्सन कहें या फ्रायड कहें। ध्यान देना, एरिक्सन की बौद्धिकता, ईमानदारी का जो स्वरूप है, उस चीज के विषय में इन्हें जो नवांतुक नाम दिया गया वह नाम था फ्रायड का। और आपको नाम के साथ कई चीजें और आती हैं, आपको कई चीजें एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, वो भी बता देता हूं क्या क्या एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। आपने नाम सुना होगा किसका, इड का, किसका, इड। एक नाम और आपका आता ईगो, ध्यान देना, इड और ईगो ये दो वर्ड हैं, और अक्सर एग्जाम कंडक्ट करता है। इड और ईगो के परिवर्तन को कौन बल देता है, या इड और ईगो से संबंधित सामाजिक संबंधों के विषय में किसने बताया है, ये ध्यान देना। और जब इसके बारे में चर्चा आए कि परिवार, समाज, संस्कृति, मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर बालक इसमें विजय प्राप्त करता है, व्यक्ति इस विजय के साथ अपना विकास करता है, इस चीज के विषय में बताया किसने, इड के बारे में, ईगो के बारे में और इसके विकास के बारे में। तो कहा गया इसे प्रॉब्लम्स ऑफ एंजाइटी का नाम दिया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी का नाम जो दिया, यह दिया किसने, एरिक्सन ने। किसने, या इड और ईगो का जहां वर्डिक संबंध आ जाए, आपको सरलता से समझा दूं, इड और ईगो के बारे में यह बताया जाता है, ये प्रॉब्लम्स है। कहा गया व्यक्ति कोई समस्या आती है, किसकी, वह किसी चीज में फंस जाता है, जिद कर लेता है, या ईगो उसे झुकने नहीं देता, और इस कारण से वह चीजों को परिवर्तित नहीं करता, सामाजिक संबंधों का ताना बाना भंग कर देता है, परिवार, समाज, संस्कृति, इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता है, और अपना विकास उस रफ्तार से या उस गति से नहीं करता जो करना चाहिए। अगर व्यक्ति, तो यहां पर एरिक्सन या एरिक महोदय बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति अगर समय रहते सचेत हो जाए और इन चीजों में ना उलझे, और जो उसे अवसर मिल रहे हैं उन अवसरों को अपने विकास के रूप में प्रयोग करे, अर्थात इड और ईगो की समस्या के रूप में ना आए, तो बड़ी त्वरित गति से वह अपना विकास कर सकता है। इस चीज को डिफाइन किया गया किसने, एरिक्सन ने। अर्थात इस चीज का विश्लेषण भी मिलता है, कई बार आप पढ़ेंगे फ्रायड थ्योरी के नाम से। किस थ्योरी के नाम से, फ्रायड थ्योरी के नाम, इड और ईगो एरिक्सन के या फ्रायड थ्योरी के नाम से आपको अक्सर नाम मिल जाएगा। तो कहा गया मूलतः मानवीय कार्यों के पक्ष में एक विवेचन इड और ईगो का मिलता है। मानवीय पक्ष विवेचन है इड और ईगो, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक वातावरण का निर्माण सचेत रहते हुए करना, इस चीज को डिफाइन किया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। और इस सिद्धांत का संबंध एरिक्सन या फ्रायड नाम से आपको मिलेगा। एक और सिद्धांत विशेषीकरण रूप में आता है जो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ध्यान देना, इड ईगो का संबंध आ जाए तो एरिक्सन से या फ्रायड से संबंधित है, जो व्यक्ति को परिवेश जनित रूप में फंसने या अड़ने या रुकने की जगह सचेत, जागरूक होकर उस चीज के साथ परिवर्तित करके अपने विकास को बनाए रखना या विकास को उत्तम बनाए रखने की स्थितियों के बारे में बताता है। एक और सिद्धांत आता है इसी में, जिसे आप लोग ज्ञानात्मक सिद्धांत बोलते हैं।
कौन सा सिद्धांत? ज्ञानात्मक सिद्धांत। अब ध्यान देना, एक इजी वर्ड, ज्ञानात्मक सिद्धांत। नाम आ जाए ज्ञानात्मक सिद्धांत किसका, तो पहले तो यही पता हो किसका ये, तो जीन पियाजे का। ध्यान देना, कार्यक्रिया अर्जन भी किसका था और ज्ञानात्मक सिद्धांत भी किसका है, जीन पियाजे का है। और कहा गया इस सिद्धांत को इन्होंने दिया कब, कई बार डेट पूछ देते हैं, 1896 वो डेट है जब इस सिद्धांत को दिया गया। इसमें क्या बताया गया, तो ज्ञानात्मक सिद्धांत का अगर हम विशेषीकरण करें तो एक सार है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ज्ञानात्मक सिद्धांत में सीधा सीधा बताते हैं, इन्होंने बताया कि इसमें अपने विकास के विषय में इन्होंने बताते हुए बताया कि विकास का स्वरूप जो है वो एक दिशीय होता है। सार लें पूरे सिद्धांत का तो विकास दिशीय रूप में है। विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तर में पाए जाते हैं। ये दूसरी चीज बताई। बालक तथा प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर ये होता है, परिपक्व व्यवहार जो बालक का है मूल शैशवावस्था के व्यवहार में, अर्थात वृक्ष क्या बनेगा, तो कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लालने के पांव कहां दिख जाते हैं, पालने में दिख जाते हैं। अर्थात क्या स्वरूप लेगा विकास, इस चीज की स्थितियां पूर्वगत संज्ञान में आ जाती हैं। आरंभिक स्थिति में इनका ज्ञान हो जाता है। दैट मीन्स आरंभ के 24 माह में इंद्रियगत विकास होता है। अर्थात कैसा, तो 24 माह कैसा, इंद्रियगत विकास। और यहीं से आपको सारी चीजें नजर आने लगती हैं कि विकास किस रूप में होगा। विकास तीव्र होगा, बालक चिंतनशील होगा, बालक तर्कशील है, बालक इमेजिनेशन करने वाला है, बालक शारीरिक रूप से चुस्त है, बौद्धिक उत्तम है, बौद्धिक निष्क्रिय है, विकास इसका स्वाभाविक या प्राकृतिक है, या बालक प्रभावित होता है, या चीजों को कॉपी करता है, नकल करता है। ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसी को हम कहते हैं देखते ही ज्ञान हो जाए, समझ में आ जाए। और इसीलिए सीधा सा इजी फॉर्मूला ज्ञानात्मक सिद्धांत, अर्थात देखते ही ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए। और ये चीजें कैसे पता चल जाती, तो कहा गया चीजें, ज्ञान वाला व्यक्ति क्या होता है, ज्ञान वाला व्यक्ति प्रिय होता है हर किसी का। सो जीन पियाजे याद कर लीजिएगा, ट्रिक है, ज्ञान वाला प्रिय, जीन पियाजे। ज्ञानात्मक सिद्धांत किसका, जीन पियाजे का। डेट याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मूल इंद्रियगत जानकारियों से, अर्थात लालने के पांव पालने में दिख जाते हैं, होनहार बिरवान के होठ चीकने पात, ये सारी चीजें संबंधित किससे, ज्ञानात्मक सिद्धांत थे। तो एक विशेषीकरण सिद्धांत ये दिया गया। एक और विकास के सिद्धांत में जिक्र आता है सिद्धांत का, जिसे आप लोग कहते हैं अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, तीसरा, अधिगम सिद्धांत। अधिगम ऑलरेडी आप जानते हैं, अधिगम मतलब सीधा सीधा आपको पता है। और इसमें जब नाम आएगा तो रॉबर्ट रिचर्डसन, एक नाम रखना है आपको, रॉबर्ट रिचर्डसन, ये नाम। तो रॉबर्ट रिचर्डसन इस सिद्धांत को देने वाले हैं, या इन्हीं को रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स नाम दिया जाता है पूरा। तो कई बार सीयर्स भी मिल जाता है लिखा, ध्यान देना, पूरा नाम ना देकर सीयर्स भी दे देते। तो कहा गया इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह है अधिगम सिद्धांत। यह मुख्यतः बताते क्या है अपने सिद्धांत में, तो इन्होंने मुख्यतः जो विकास सिद्धांत में इन्होंने मत दिया अपनी पूरे सिद्धांत में, तो उन्होंने बताया विकास के साथ साथ सीखने का कार्य और कार्य की गति में भी परिवर्तन होता है। अर्थात उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे आपकी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है, और क्षमता वृद्धि के साथ आपकी गति में भी वृद्धि होती है। दैट मीन्स कार्य गति, कार्य गति अधिगम गति स्वरूप है। अब आ गया होगा आपको समझ में। अगर मैं ये सीधा सीधा डिफाइन करता तो नहीं समझ में आता। मतलब क्षमता वृद्धि के साथ आपकी कार्यों की गति में भी क्या होती है, परिवर्तन आता है। और जैसे ही उम्र बढ़ती है तो बच्चे की सोच समझ जिज्ञासाएं, अर्थात जानना खोजना,
तो जिज्ञासा, और जितना ही जिज्ञासा बढ़ेगी उतना ही बालक खोजशील होगा और उतना ही सामाजिक संपर्क में आएगा, और उतना सामाजिक संपर्क जैसे जैसे व्यापक होता जाएगा अधिगम का स्वरूप भी विस्तृत और व्यापक हो जाएगा। और जैसे ही सामाजिक संदर्भ में वह आ जाएगा तो सामाजिकता का, नैतिकता का, मूल्यों का, सभ्यता का, संस्कृति का, इन सारी चीजों का विकास होता है। यानी सामाजिकरण के स्वरूप में विकास किसकी देन? तो ध्यान देना, जिज्ञासा की देन। किसकी? जिज्ञासा। कई बार आता सामाजिकरण का विकास जिज्ञासा आधारित, किसने बताया? तो जिज्ञासा सामाजिकरण, सामाजिकरण का आधार किसने डिफाइन किया? नाम आता है रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। इन्हीं ने डिफाइन किया कि माता पिता के व्यवहार के जैसे बालक व्यवहार करना सीख जाता है, उसके व्यवहार में माता पिता के व्यवहार की झलक नजर आती है, और यह व्यवहारगत पूर्णतः उसे उसकी जिज्ञासाओं को खोजते खोजते समाज के संदर्भ में प्राप्त हुई है। इस चीज को, क्योंकि रिसर्च की बात आ रही है, बार बार ध्यान देना, रिसर्च रिचर्ड्स जोड़ दीजिए दोनों को बड़े आसानी से, रिसर्च रिचर्ड्स। ठीक है, चीजें क्या है? तो कहा गया, आपने क्या किया? सर्च किया, सो सीयर्स। ठीक है, सर्च कर रहे हो, खोज रहे हो आप, सो आपको रिचर्ड्स और सीयर्स इन चीजों को बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो अधिगम सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया किसने? रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स ने, जिन्होंने जिज्ञासा को सामाजिकरण का आधार बताया। कार्य गति अधिगम गति का स्वरूप देता है। तो मूलतः मनोविश्लेषण, फ्रायड और एरिक्सन के नाम से ज्ञानात्मक सिद्धांत आपको जिक्र हुआ। ज्ञान खोजते ही नाम मिलता है, नाम के साथ साथ प्रसिद्धि मिलती है, सो जीन पियाजे। ठीक है, अधिगम सिद्धांत तो ज्ञान, जिज्ञासा, सामाजिकरण का विकास, कार्य गति अधिगम गति का स्वरूप देता है। माता पिता के समान ही बालक व्यवहार को सीखता है, यह व्यवहार क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में आता है। इस चीज को बताया किसने? रॉबर्ट रिचर्डसन ने। दिन कुल मिलाकर कहें तो ये तीनों सिद्धांत विकास और विकास के विशेष स्वरूप को निर्मित करते हैं, जिससे बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, सहज क्रियाओं का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है। और इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं पूर्वत कक्षा में, उससे देख लीजिएगा, उसी में है। इसी के साथ आता है विकास को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो वही चीज है आपका वातावरण है, यौन लिंग है, आपकी बुद्धि है, आपकी ग्रंथियां हैं, आपका वातावरण के साथ आपका पोषण है, रोग और चोट है, आपकी जाति है, आपकी प्रजाति है, आपकी संस्कृति है, आपके परिवार हैं। अर्थात जैसे माता पिता होंगे वैसा बच्चा होगा, जैसी प्रजाति संदर्भ होगा, जैसे आर्य प्रजाति, श्वेत प्रजाति बुद्धि के रूप में सक्षम है, निग्रो, मंगोल, द्रविड़ शारीरिक कार्य क्षेत्र में उत्तम है। रोग और चोट अगर आरंभिक काल में या गर्भकाल में माता किसी से प्रभावित हो जाए, या गर्भकाल में माता धूम्रपान करती हो, नशीली चीजों का सेवन करती हो, तो आप देखेंगे कि टॉक्सिन आदि ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है, वो मेंटली अक्षम होता नजर आता है। शुद्ध वायु और प्रकाश आरंभिक रूप में आप देखें, आज आप कोरोना की एक बीमारी का नाम सुन रहे हो, और इसके साथ ये भी सुन रहे हैं कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दैट मींस ना तो शुद्ध वायु है, ना ही प्रकाश है, और इन सारी चीजों के कारण उनका शारीरिक संदर्भ उपयुक्त नहीं है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उपयुक्त नहीं है, शारीरिक शुद्ध वायु नहीं मिल रही, जो भी मिल रहा है वो पॉल्यूट है, जिससे उनके अवयव, ग्रंथियां, ग्लैंड्स, ये सारी चीजें इंपैक्ट हो चुके हैं। और इसलिए आप देखें सबसे ज्यादा महामारी का विकराल रूप अगर कहीं नजर आता है तो महामारी का विकराल रूप महानगरों में नजर आता है। दैट मींस सीधा सीधा शुद्ध प्रकाश और वायु भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आता है अच्छा उत्तम अधिगम सिखाने के लिए कैसा कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? प्रकृति के शांति के स्वरूप में हो, प्रकृति के सानिध्य में हो, हवा और प्रकाश की क्या हो? उत्तम व्यवस्था हो। इसलिए उत्तम घर भी, आप आवास आदि भी देखें जहां प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। तो बालक के लिए भी उत्तम कक्षा के स्वरूप में कहा गया कि प्राकृतिक रूप से अगर प्रकाश और वायु प्राप्त हो रही है, उत्तम संदर्भ है बालक के अध्ययन अध्यापन के लिए। लाइट में या बिजलियों में या इनके बीच बंद कमरे आदि में
अध्ययन अध्यापन की स्थितियां जहां सामूहिक संदर्भ में बालक बैठता है उपयुक्त नहीं मानी जाती, तो यह भी जरूरी है। उपयुक्त भोजन डाइट चार्ट के अर्थात उपयुक्त रूप से खनिज लवण हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सारी चीजें विटामिन, प्रोटीन, वसाइन का समुचित प्रयोग करें, एक संतुलित आहार हो, बालक का उत्तम विकास होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अरस्तु ने इस चीज को डिफाइन किया है, तो कहा गया, कहते हैं गुड एन हेल्थ बेटर ऑफ अ मेंटल, अच्छा हेल्थ होगा, मानसिक स्थितियां उत्तम होंगी। तो पोषण, इसके लिए आपका डाइट एंड चार्ट, आजकल बहुत सारी बीमारियों का कारण ही है पोषण या पोषण आहार। समय पर नियमित समय पर भोजन लीजिए, संतुलित भोजन लीजिए, दिनचर्या को व्यवस्थित करिए, आप देखेंगे शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, उत्तम होंगे और आपका अधिगम और अधिगम की कार्य गतियां आपकी उत्तम होंगी। साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियां जो ग्लैंड्स हैं आपके, बहुत सारे ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स मौजूद हैं, और इन ग्लैंड्स में भी अगर उत्तम स्थितियां, जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, इन सारी चीजों के, पेंसिलिन ग्लैंड है, सेक्स ऑफ ग्लैंड है, ये बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनसे आपका यौन विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, शारीरिक संदर्भ का विकास होता है, संवेदना भावनात्मक स्थितियों का विकास होता है, मानसिक। अगर ये संतुलित रूप से काम कर रहे हैं तो ठीक, और अन्यथा ये डिसबैलेंस है तो कई लोगों को आपने देखा होगा अत्यधिक भावुक होते हैं, कई लोग शारीरिक गति उनकी तीव्र होती है विकास की, कई लोगों का शारीरिक विकास उत्तम नहीं, कई नाटे बौने, ये सब आपको नजर आएगा। तो इसमें कई कारणों में अगर देखें तो साइंटिफिक अगर कारण देखें तो जो ग्रंथियां हैं उनमें स्राव जो हो रहा है वो डिसबैलेंस हो गया है किन्हीं कारणों से। लड़के और लड़कियों में भी परिपक्वता अगर देखें, लड़के और लड़कियों में, तो यौन कारणों से परिपक्वता अगर आप देखें तो बालिकाओं में जल्दी आ जाती है और बालकों में लेट आती है। तो कहा गया इसके अलावा रुचि क्षमताएं भी आप देखें, जठर कार्य, सबल कार्य, श्रमसाध्य, साहसी, उच्चतम चिंतनशील कार्य बालकों में देखे जाते हैं। ये यौन ग्लैंड या कहा गया यौन ग्रंथि के कारण होता है, और बालकों में यौन भिन्नता के कारण यह स्वरूप नजर आता है। वहीं बालिकाएं बोलने में, कला में, संस्कृत में, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सारी चीजों में। और आप देखें इसी यौन अंतर के कारण बालिकाओं का परिपक्वता स्वरूप 18 वर्ष में बालिका परिपक्व हो जाती है, वहीं बालक को परिपक्व होने में 21 वर्ष लगते हैं। और उसका कारण क्या है? यौन भिन्नता है। बुद्धि भी बताई गई कि जो बालक तीव्रगामी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो जल्दी सफल हो जाते हैं, वो जल्दी मैच्योर होते हैं। सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, मानसिक विकास उनका बड़ी द्रुत गति से होता है। इसके बारे में टर्मन महोदय बताते हैं कि जिन बालकों की उत्तम स्थिति है मानसिक संदर्भ में, शारीरिक संदर्भ में, तो देखा यह जाता है ये बालक प्रखर बुद्धि वाले इसलिए देखेगा क्योंकि शारीरिक मानसिक रूप से भोजन आदि की क्रियाओं में, पोषण आहार की स्थिति में, वातावरण, संदर्भ, इन सब का योग उत्तम पाया गया, इसलिए उत्तम और बुद्धिमान हुए। वहीं मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों की स्थिति में देखा जाता है कि इनकी बुद्धि के पिछड़ेपन का कारण या तो वंशानुगत आधार था, या किसी रोग आदि से ये संक्रमित हुए, या पोषण आहार आदि की स्थितियां उपयुक्त नहीं थी, या उपयुक्त वातावरण संदर्भ नहीं था। तो विकास को ये सारी चीजें प्रभावित करती नजर भी आती हैं। इसके साथ प्रमुखता से अगर अध्ययन करें तो विद्वानों ने जो डिफाइन किया अवस्थाओं को, तो प्रमुखता से गर्भकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था का डिफाइनेशन मिलता है। गर्भकाल की स्थितियों के बारे में बताया जाता है। यह गर्भकाल जिसे मुख्यतः 3 अवस्थाओं के रूप में बांटा गया, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणी अवस्था। इसके बाद शैशवावस्था आती है जहां द्रुत गति से परिवर्तन होते हैं। और कहा गया 0 से 5 वर्ष तक मूल अवस्था बताई गई शैशवावस्था की, और नेस्ट जोन्स ने इस चीज को 0 से 6 वर्ष डिफाइन किया। वहीं बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी जाती है जहां शारीरिक विकास होता है, आधारभूत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और सांवेगिक विकास होते नजर आते हैं। वहीं किशोरावस्था जहां पर तूफानी, पीड़ा, वीर, अभिनय की अवस्था, दिखावे की अवस्था, या टीनेज नाम से जानते हैं, या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम से जानते हैं, ध्यान देना, टीनेज, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इस अवस्था के रूप में जानते हैं। अत्यधिक संवेदनशील और सांवेगिक अवस्था के रूप में से जाना जाता है। तो यहां पर भाष्य विकास होता है, समस्त अवयवों का विकास होता है, शारीरिक सुदृढ़ता और गति का विकास होता है। अब विशेष रूप से जब अवस्थाओं का आप अध्ययन करेंगे तो अवस्थाओं में प्रधानता से जो अवस्थाएं आती हैं, तो उनमें जिन अवस्थाओं का ज्यादातर अध्ययन आपके लिए दिया गया, तो 3 अवस्थाएं बताई गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की विशेषताओं पर अगर जिक्र करें तो यहां पर बालक कल्पनाशील होता है, ख्वाब बहुत देखता है, ड्रीम्स ऑल टाइम, ख्वाबों की दुनिया में रहता है। कहते हैं स्वप्न का पहला काल कौन सा है, तो स्वप्न का पहला ही काल है कौन सा? शैशवावस्था काल। यहां बच्चे कल्पना लोक में परियों की कहानी आप सुनाते हैं, उन्हीं को सजीव मान लेते हैं। अक्सर मां चुड़ैल और भूतों की कहानी सुनाती है, जब कभी मां डाई लगाए नजर आती है तो बच्चा समझ बैठा है कि उसने क्या देखा, उसने चुड़ैल देखी, समझना। तो जो इमेजिनेशन आपने दिया,
चंदा मामा को मामा कह दिया जाता है। बच्चे मामा का नाम जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि कितने मामा, तो 2 उसके ओरिजिनल मामा है, तो वो कहता है 2 नहीं 3 मामा, एक चंदा मामा का नाम भी ले देता है। दैट मींस कल्पना। पराश्रित पूरे तरीके से दूसरे पर आश्रित है, उसका खाना पीना, रहना, उठना बैठना, उसकी प्रेम की आवश्यकता, दैनिक आवश्यकताएं, इन सारी शारीरिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति माता पिता के द्वारा किया जाता है। दोहराने की प्रवृत्ति, जो चीज उसे उसके इंटरेस्ट को छू लेती है उसे बार बार वह दोहराता है। नर्सरी विद्यालय आदि में भी इसी प्रवृत्ति से उसे सिखाया जाता है। शारीरिक विकास तीव्र, 0 से 3 वर्ष बड़ी तीव्रता से बालक बढ़ता हुआ देखा जाता है। शारीरिक गति बड़ी तीव्र होती है और लंबाई आदि, भार आदि ये बड़ी तीव्रता से और द्रुत गति से बढ़ता हुआ नजर आता है। मानसिक योग्यताओं का ये विकास काल है, आरंभ होता है यहाँ पर। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की कक्षाएं आरंभ होती हैं। यहाँ मानसिक शक्ति 3 वर्ष से स्मृति धारण करने की स्थितियां आती हैं। 4-5 वर्ष और 6 वर्ष तक यह स्थायी रूप लेने लगती हैं। तो यहाँ पर बालक का मानसिक योग्यता का द्रुत गति से 5 वर्ष तक वैसे भी बताया जाता है कि 90% ब्रेन ऑफ साइज का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद आत्मगौरव की प्रवृत्ति, बच्चे को बड़ा जो कपड़े होते हैं, उसकी चीजें होती हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं, उनका गौरव दिखाता है। हर किसी को मम्मी के गोद में बैठ जाता है, बताता है ये मेरी माँ, मेरे कपड़े नए आए तो उन्हें दिखाता है। नैतिकता का अभाव, वो कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं जानता शैशवावस्था में। कई बार ये तक कहा जाता है कि मल मूत्र, समझ रहे आप, उनका भी बच्चे क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। तो ये स्थिति है। क्यों? वो ये नहीं जानते कौन छोटा कौन बड़ा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहा गया, जो मूल प्रवृत्ति अर्थात भूखा होने पर अंगूठा चूसना, नाखून काटना या कुछ भी मुख में डाल लेना या मुख में डाले रखना अंगूठा आदि, ये सारी चीजें, तो जो उनकी मूल वृत्तियां हैं, व्यवहार है, वो यहां नजर आता है और इससे वो अपने कार्य व्यवहार में दिखाते हैं। यही एक कारण है, भूख आदि लगने पर आप खिलौना भी दें तो वो चूसने लगेंगे चीजों को, अपने कुछ नहीं मिलने पर शरीर के अवयवों या शारीरिक अंगों को ही। यहां पर एक और प्रवृत्ति देखी जाती है, अनुकरण। बच्चा नकल करता है। नकल का तो नकल के माध्यम से, ध्यान देना, कई बार आता है प्राथमिक स्तर में, वह कौन सी रीति है जो बालक स्वतः करके अधिगम की प्रवृत्तियों में तीव्रगामी बनता है, तो अनुकरण। बच्चा क्या करता है, दादा क्या करते हैं तो बच्चा ठू ठू ठू, दादा मतलब खांसने की एक्टिंग करता है। मां क्या करती है, बर्तनों को पटक कर बताता है, मतलब कॉपी करता है। किसे? हर किसी को, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को। सामाजिक भावना का विकास, 3 वर्ष से जहां स्कूल जाना शुरू हुआ तो उसे कई चिंटू मिंटू सोनू मोनू, ठीक है, सारी चीज, ठीक है, राम रहीम सब मिलते हैं, तो यहीं से उसका सोशलाइजेशन बिल्डअप होने लगता है। तो शैशवावस्था की ये क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। अगर शैक्षणिक रूप की बात करें एज अ टीचर, तो आप यहां बालक का अधिगम विकास कैसे करेंगे, तो आपको यहां बालक के शारीरिक विकास का अवसर देना है, उसे क्रियाएं कराना है। शारीरिक रूप से कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, इन सारी चीजों को पालन पोषण में माता पिता और एज अ टीचर आप ध्यान दें। उसकी जिज्ञासाएं, क्योंकि अधिगम से जोड़ना है, अधिगम में विकास करना है, तो जिज्ञासाओं की संतुष्टि कराएं। आस्किंग अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा उत्सुकता उसकी जो है उसे शांत करें, उसे उत्तम जो उसके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब दें, डांटे डपटे नहीं बल्कि प्रेम और सिंपैथी से आप शैक्षणिक स्वरूप का निर्वहन करें, अधिगम में वो प्रभावी होगा। वातावरण अच्छा रखें, और यहां वातावरण कैसा होना जी, कई बार प्रश्न आता है शैशवावस्था में विद्यालय वातावरण कैसा हो, जस्ट लाइक एन होम, अर्थात घर जैसा। सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि बच्चा संक्रमित हो सकता है, बीमारियां बहुत लगती हैं यहां पर, तो इस चीज का आपको ध्यान। शांत सुरक्षित वातावरण, स्वस्थ हो, इस तरीके का वातावरण, जस्ट लाइक एन होम, अर्थात घर जैसी स्थितियां हो बच्चे के लिए। शिक्षा का व्यवहार प्रेम सहानुभूति से परिपूरित होना चाहिए और बालक का शिष्टता के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा नकल करेगा किसकी, आइडियल टीचर्स। इसलिए शिष्टाचार के साथ प्रेम और सहानुभूति से आप बच्चे को देखें। आत्म प्रदर्शन का अवसर, बच्चा अपनी चीजों को बताना चाहता है, कई चीजें सुनाना चाहता है, आप उसे महत्व दीजिए, आप सुनिए, अवसर दीजिए। जितना आप अवसर देंगे बच्चा उतना ही आपकी अधिगम प्रक्रियाओं में आपसे जुड़ेगा। मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, जो उसकी प्रवृत्तियां हैं उनका दमन न करें, दमन करते ही वो विमुख हो जाएगा, खाने की पीने की। कई बार आपने देखा होगा टिफिन वगैरह खोलकर खाने लगते हैं, तो इसीलिए आप पढ़ाने में भी आप चाहे किंडरगार्टन योजना देखें, मॉन्टेसरी देखें, प्रोजेक्ट प्रणाली देखें, इन सब में बताया गया कि बच्चे के खाने पीने का, उसकी मूल प्रवृत्तियों के साथ अधिगम को शामिल करें, बच्चा बड़ी तीव्रता से सीखता है। स्वावलंबन विकास, माता पिता को और टीचर को भी चाहिए छोटी छोटी हैबिटों का विकास करने में उसकी मदद करें, उससे स्वावलंबी बनाए, हर कार्य स्वयं ना करें। और यह करने से आप देखेंगे कि बालक
दिन प्रतिदिन अपने कार्यों को करने लगेगा और यह अवसर उसे क्रियाशील और सक्रिय बनाएगा, और जितनी सक्रियता होगी उतना तीव्र अधिगम होगा। साथ ही क्रिया द्वारा शिक्षा, कार्य क्रिया अर्जन, मैंने ऑलरेडी बताया कि बच्चे को क्रियाएं करने का मौका दीजिए, जितना आप क्रियाओं को मौका देंगे उतना बालक सीखता नजर आएगा। सामाजिक भावना का विकास 3 साल से उसे शेयरिंग करना, ग्रुप में मिलकर बांटना, टिफिन आदि सारी चीजों को, ये सारे गुण एक शिक्षक के द्वारा दिए जाएं, उत्तम अधिगम का विकास होता यहां नजर आता है। वहीं बात कर लें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में प्रमुख चीजें, प्रमुख अगर देखें तो यहां पर, क्योंकि बालक 6 वर्ष का हो गया ऑलरेडी, आप जानते हैं, आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, यह क्या है, कैसे होता है, ये बहुत सारे प्रश्न, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ, प्रश्न पूछेगा, देन इस जिज्ञासा प्रबल है। दूसरी चीज, वास्तविक जगत से, अब आप परियों या बाबा की कहानी मात्र नहीं, अब यहां वो वास्तविक जगत से चीजें जानना चाहता है, और इसलिए वह हर चीज को समझना चाहता है और उसके पास आता है, प्रयास करता है, और उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त अवसर भी मिलता है विद्यालय आदि में, तो यहां वह वास्तविक जगत से संबंधित होता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, उसे मिट्टी का घर बनाना, कागज की चीजें बनाना, बगीचे में औजार बनाना, ये वहीं बालिकाएं कढ़ाई, पेंटिंग, सीना, पिरोने जैसी स्थितियों को करना, घर में कार्य करना, खाने आदि व्यंजन वो का कार्य करना, मां की नकल करना, रोटियों आदि के साथ सहयोग करना, इन कार्यों में उन्हें आनंद आता है। तो यहां पर रचनात्मक कार्यों में आनंद की विशेष प्रवृत्ति नजर आती है। सामाजिक गुणों का विकास, अर्थात सोशलाइजेशन में जितने सामाजिक सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, इन गुणों का विकास होता हुआ नजर आता है। नैतिक, यहां पर विद्यालय में माता पिता के द्वारा और विद्यालय में तो बताया गया, स्ट्रैंग महोदय हुए, उन्होंने कहा 6, 7, 8 वर्ष में बालक की नैतिक विकास होता है, क्योंकि वह अच्छे और बुरे का संज्ञान लेने लगता है, न्याय का, ईमानदारी का व्यवहार करता है। अक्सर आपने देखा हुआ बच्चे कस्में लेते हैं, हनुमान जी की कसम, माता जी की कसम, ये सारी चीजें, ये कुल मिलाकर उसके नैतिक गुणों का अभिभाव या विकास है, जो इससे पहली अवस्था में नहीं था। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अब बालक बड़ा हो गया है, वह अपनी चीजों को बताना चाहता है, अपनी रुचि को प्रकट करना चाहता है, कार्यों से परिचित हो रहा है, तो वह अपनी चीजों का प्रदर्शन भी करता है, दौड़कर काम करना, सारी चीजों को करना, जो कुछ कर लिया है आगे आगे बताना, अगर आता है तो प्रश्न पूछने पर हाथ को खड़ा कर देना। संवेगों का दमन और प्रदर्शन, वह चीजों को दबाता है माता पिता से, और कभी कभार जब अत्यधिक दबाव होता है तो उन चीजों में बिखर जाता है, अर्थात अपने क्रोध आदि को भी व्यक्त कर देता है। काम संबंधी भावनाएं जो होती है उच्च बाल्यावस्था में, वो दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वो चीजें सामने नजर भी आ जाती हैं। पत्र लिखना, किसी के कोई चीज गिफ्ट में दे देना घर की, बाद में घर वाले पूछते हैं कहां गया, तो अंततः ज्यादा दबाव होने पर क्या देता है कि दे दिया, गिफ्ट में जन्मदिन था, मैं क्या करूं, ये सारी चीजें होती नजर आती हैं। साथ ही यहां पर संग्रह प्रवृत्ति, बच्चे चिल्लर जोड़ते हैं, टिक्के जोड़ते हैं, आपने भी जोड़े होंगे, याद कर लो, गिल्ली डंडा, टिक्के, कंचे, गोलियां, सीप, मोरपंख, तो इस अवस्था में यह भी होता नजर आता है। निरुद्देश्य भ्रमण, जिस दिन छुट्टी होती पूरा पूरा दिन घूमते हैं, आपको याद होगा, बेर खाने, मुकैया खाने जाना, खेत में चले जाना, चने खाना, दोस्तों के साथ पूरा पूरा दिन घूमना। 9-10 साल में यह प्रवृत्ति और भी प्रबल होती नजर आती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम बहुत रहता है, स्कूल जाना, बैग में बहुत सारा होमवर्क मिलता है, नैतिकता आदि का निर्वहन करना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, घर में पूरी कॉपियों का होमवर्क करना पड़ता है, बच्चा थक जाता है, फिर सुबह से स्कूल है, इसलिए उसे इतना टाइम मिल ही नहीं पाता, तो काम प्रवृत्ति यहां न्यून नजर आती है। एज अ टीचर अधिगम में किस तरीके से शैक्षणिक स्वरूप होगा उस पर अगर ध्यान दे तो जिज्ञासा यहां पर्याप्त है, उससे अधिक विकसित हुई है, उसे संतुष्ट करिए, कैसे भी करके तार्किक रूप से करिए और भी अच्छा होगा। रचनात्मक कार्य, विद्यालय और एक शिक्षक क्रिएटिव वर्क कराए, जिससे बच्चे की उत्पादकता और आनंद की प्राप्तियां हो, बालक बड़ी तीव्रता से बढ़े। नई शिक्षा नीति में इसी चीज का जिक्र किया गया, क्रिएटिव बनाए बच्चे को, चीजें भार के रूप में मत डालिए, उसे कराइए। और ऑलरेडी जीन प्याजे का कोटेशन बार बार यह आता है, कार्य क्रियार्जन, कार्य को अगर करेगा बच्चा, उत्पादकता आएगी, आनंद की स्थिति आएंगी, स्वतः कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा, उसकी रुचि गेन हो जाएगी, और रुचि आते ही अवधान की स्थितियां अपने आप अर्थात ध्यान की स्थितियां आ जाती हैं, बालक त्वरित गति से सीखता देखा जाता है। यहां बच्चा घूमता है, सो स्कूल में ही पर्यटन की व्यवस्था करिए। आप भी घूमने गए होंगे बाल्यावस्था में, याद कर लीजिएगा। सामूहिक क्रियाओं का आयोजन कराइए, मिलजुल कर, बच्चों को बहुत पसंद आता है। संग्रह प्रवृत्ति, जो बच्चा संग्रह करता है गलत चीजों का, आप महापुरुषों का, उनकी जीवनियों का, पेड़ पौधे पत्तियों का, आसपास जो डाक टिकट सिक्के चित्र हैं, इनका संग्रह करने की करिए। इस संग्रह के साथ उनकी उस प्रवृत्ति की संतुष्टि भी होगी और बहुत सारा ज्ञान का विकास भी होगा। सामाजिक गुणों का विकास, सोशलाइजेशन, क्योंकि आने वाला युग
तूफान की अवस्था का है, किशोरावस्था, वहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए मजबूत सामाजिक डोर में यहां बांध दीजिए, सामाजिक गुणों का विकास का ये उत्तम अवसर दीजिए। एक अध्यापक भी यहां पर सामाजिक गुणों का विन्यास अध्ययन अध्यापन के साथ दे, बालक उत्तम सामाजिक विन्यास की परिपाटी में डाल दे, ताकि तूफान में जब वो झोंके घलें तो बच्चा बिखरे ना या टूटे ना। अध्यापक स्नेह युक्त व्यवहार जरूरी है, टीचर लविंग इन ऑल टाइम। एक शिक्षक को जरूरी है अधिगम में प्रभावशील बनाने के लिए सहानुभूति, दंड की जगह प्रेम और सिंपैथी का प्रयोग करें। भय भयानक चीजों से दूर रखकर ही आप बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। विद्यालय में एक शिक्षक की भूमिका प्रेम और सहानुभूति के साथ स्नेह युक्त व्यवहार की होना चाहिए, अधिगम में प्रवीण करने के लिए, बालक को सक्रिय करने के लिए। नैतिक विकास का ये अवस्था ही है, तो नैतिक विकास की परिपाटियों का शिक्षक भी इस हो प्रोत्साहन दे, क्रियाएं कराए, ऐसे बालकों को सम्मानित करे, उन्हें उदाहरण दे, कहानी विधि के माध्यम से, आदर्श उत्तम कहानियों के माध्यम से इन चीजों का ज्ञान दिया जाए। शारीरिक विकास, क्योंकि फिजिकल व्यायाम आदि की शिक्षा या ये सारी चीजें यहां से उनके अंदर डाल देने से उनका उत्तम स्वास्थ्य होगा, और कहा कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही उत्तम मन होता है। तो इस चीज पर भी करके सीखना की विधि पर बल दिया जाए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें करके सीखने पर जोर दिया जाए, क्योंकि यह स्मृति में अमिट होता है और दीर्घकालीन तक बालक उस चीज को अपने पास रख सकता है। इस तरीके का शैक्षणिक व्यवहार स्वरूप बालक के अधिगम को प्रभावशील बनाता है। शैक्षणिक व्यवस्था में एक शिक्षक को इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।